हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज चलिए शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस पूरे लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की। अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्रकाश संश्लेषण है क्या और ये आया कहां से। तो प्रकाश संश्लेषण से पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जहां हमने ये सीखा कि पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। और यही भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग पौधों द्वारा कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करने में किया जाता है। एक सिंपल सा वर्ड है अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। समझते हैं इसको कि अकार्बनिक पदार्थ यहां पे क्या है। तो अकार्बनिक पदार्थ है बच्चों यहां पे CO2। क्या है? CO2 और क्या है? वाटर। यानी कहने का मतलब यह है कि पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। यानी किसका प्रयोग करते हैं? CO2 और H2O का प्रयोग करते हैं। और इसको कन्वर्ट किस में करते हैं? कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बनिक पदार्थ, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा है बच्चों? C6H12O6। C6H12O6। और जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट देखेंगे बच्चों, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आपको हमेशा और हमेशा मिलेगा 1:2:1 में। कितने में मिलेगा? 1:2:1 में ही आपको ये अनुपात आपको मिलने वाला है। लेकिन हम इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। एक छोटे से तरीके से समझते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ कब समझेंगे कि ये अकार्बनिक पदार्थ है और कब समझेंगे कि ये कार्बनिक पदार्थ है। किसी भी कंपाउंड में बच्चों अगर आपको सिर्फ कार्बन अकेला दिख जाए, यानी कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ न दिखे, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अगर नहीं दिखता है, यानी हाइड्रोजन अगर नहीं हो, कार्बन के साथ कौन नहीं हो? हाइड्रोजन नहीं हो, तो वो कहलाएगा अकार्बनिक पदार्थ। जैसे देखिए कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये CO2 कैसा हो जाएगा? अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। उसी तरह से हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बन नहीं दिखे तब भी ये क्या हो जाएगा? अकार्बनिक पदार्थ होगा। जैसे ही वाटर में H तो है लेकिन C नहीं है, तो ये अकार्बनिक पदार्थ होगा। और जब दोनों साथ साथ दिखे ना, दोनों क्या दिखे? साथ साथ दिखे, यानी कार्बन भी दिखे और हाइड्रोजन भी दिखे ना, तो जनरली इसको हम कार्बनिक पदार्थ समझेंगे। सिंपल से वे में हम ये जाने कि कार्बनिक पदार्थ क्या है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ हो। और अकार्बनिक पदार्थ वो है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना हो। हालांकि ये छोटा सा बेस है, इसको और भी विस्तार से हम हायर क्लासेस में समझेंगे। यहाँ के लिए सिर्फ इतना समझेंगे कि वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना हो वो अकार्बनिक पदार्थ, और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ हो कार्बनिक पदार्थ। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बच्चों प्लांट अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करता है, अर्थात CO2 और H2O का प्रयोग करता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसे कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहला जाता है? फोटोसिंथेसिस। जैसे देखिए यहां पे CO2 और H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में किसका निर्माण कर देते हैं बच्चों? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। हम बैलेंस इक्वेशन की नहीं बात कर रहे हैं। अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा और यहाँ भी 6 आ जाएगा। ठीक है, वो हम चर्चा भी नहीं, बैलेंस हम सीख रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके
कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा? प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों को दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों है अकार्बनिक पदार्थ। क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। ये अकार्बनिक पदार्थ है। साथ ही साथ ये क्या है बच्चों? कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। ये कैसे पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ। अब एक चीज यहां से और भी सीखेंगे बच्चों। क्या सीखेंगे? सीखेंगे यही कि अब देखिए इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड से बना है आपका ग्लूकोज। क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना है। और वाटर से आपका बना है, वाटर से क्या बना है बच्चों? आपका वाटर से बना है ऑक्सीजन। वाटर से क्या बना है? ऑक्सीजन बना है। और ये प्लांट के द्वारा बाय डिफॉल्ट बन गया बच्चों। प्लांट को अपना भोजन तैयार करना था। क्या करना था? अपना भोजन तैयार करना था, लेकिन बाय डिफॉल्ट इससे ऑक्सीजन बन गया है। और ये ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल हो गया है। ऑक्सीजन क्या हो गया? बेनिफिशियल हो गया। सिंपल सा अगर कार्बन फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें बच्चों, तो हम सिंपल वे में कहेंगे कि वह प्रक्रिया जिसे पेड़ पौधे अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब सवाल उठता है कि फोटोसिंथेसिस को किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट थे जॉन इंगेनहॉज। कौन थे? जॉन इंगेनहॉज। और इन्होंने ही सबसे पहले 1779 में, कब? 1779 में, यानी 1779 ईस्वी में उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 ग्रहण करते और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और इन्होंने ही प्रकाश संश्लेषण की खोज की। इसीलिए इंगेनहॉज को प्रकाश संश्लेषण का जनक या पिता या खोजकर्ता भी कहते हैं। सिंपल सा ये बात पता चल गया बच्चों कि वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ क्या है? CO2 और H2O है। कार्बनिक पदार्थ क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। यानी सिंपल से वे में यहां पे एक चीज लिख सकते हैं बच्चों कि पानी और CO2 का प्रयोग होता है। पानी और CO2 का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर बच्चों हम बात करें तो पानी और CO2 का उपयोग होता है और किसका निर्माण किया जाता है? ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब कहता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होते हैं बच्चों? हरे पेड़ पौधे में होते हैं। कहाँ होते हैं? हरे पेड़ पौधे में होते हैं। जो प्लांट डेड हो गए हैं उसके अंदर ये नहीं होते हैं। और ये किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होते हैं बच्चों? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। और हमेशा ही कब होंगे? जब प्लांट के अंदर या हरे पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल होंगे तभी ये प्रकाश संश्लेषण संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। अब इसके बाद बात करें तो इसके बाद अगर एक व्यक्ति आए या एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्टीफन हेल्स, और उन्होंने 1727 ईस्वी में बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि प्रकाश के लिए वायु और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? वायु और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो लिख लेते हैं कि स्टीफन हेल्स ने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु के अंदर क्या है? CO2 और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया।
अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और इन्हीं कारणों से इन्हें हम लोग पादप कार्य का जनक कहे इनको, यानी स्टेफन हेल्स को हमने क्या कहा बच्चों, पादप कार्य का जनक, पादप कार्य का जनक कहा, पादप कार्य का क्या कहा इनको, जनक कहा गया। साथ साथ बच्चों नोट करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति आए बच्चों, प्रिस्टले। कौन आए, प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया कैसे, इसको समझते हैं। प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले बच्चों एक जार लिया, एक कैंडल लिया, एक चूहा लिया और एक रैट लिया। क्या लिया, एक जार, एक कैंडल, एक चूहा और एक प्लांट। कौन, प्रिस्टले। देखिए ये आ गया प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट कब हुई थी, 1770 ईस्वी में हुई थी, 1770 में हुई थी। और इन्होंने क्या लिया बच्चों, एक जार लिया, एक कैंडल लिया, एक रैट लिया और एक प्लांट लिया। इतने चीजों को इन्होंने लिया। अब एक बार क्या किया उन्होंने कि जार के अंदर चूहा को रख दिया और कैंडल को रख दिया। जैसे ही जार के अंदर चूहा और कैंडल को रखा तो कुछ ही समय में ये चूहा मर गया, यानी मुआ गया। चूहा क्या हो गया, मर गया, और साथ ही साथ ये कैंडल भी क्या हो गया, बुझ गया। यानी चूहा क्या हो गया इस प्रयोग में, चूहा मर गया और कैंडल क्या हो गया, बुझ गया, कैंडल बुझ गया। बुझना ही था, सबको एक दिन बुझना। दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि पेड़ को भी रखा, चूहा को भी रखा और कैंडल को भी रखा। पेड़, चूहा और कैंडल को रखा तो इस स्थिति में क्या देखा उन्होंने कि ये तीनों कंटिन्यू रहे। क्या रहे, ये कंटिन्यू, यानी पेड़ को भी कुछ नहीं हुआ, चूहा को भी कुछ नहीं हुआ और मोमबत्ती को भी कुछ नहीं हुआ, यानी मोमबत्ती भी जलता रहा। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या बताया कि अगर बच्चों एनिमल को जीना है तो प्लांट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एनिमल को ऑक्सीजन मिलेगा प्लांट से, और प्लांट को अगर जीवित रहना है तो एनिमल पे डिपेंड रहना पड़ेगा। यानी इस प्लांट को CO2 कौन देगा, एनिमल देगा। और इस मोमबत्ती को अगर जलना है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन्होंने ये बताया कि प्लांट किस पे डिपेंड है बच्चों, एनिमल पे। प्लांट किस पे डिपेंडेंट है, एनिमल पे, यानी निर्भर है। किस पे निर्भर है, एनिमल पे। एनिमल किस पे निर्भर है, एनिमल निर्भर है प्लांट के ऊपर, ठीक है। यानी एक दूसरे पर दोनों निर्भर है। यानी सिंपल सा मतलब है कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए, एनिमल के लाइफ को सरवाइव करने के लिए, एनिमल के लाइफ को सरवाइव करने के लिए, एनिमल के लाइफ को सरवाइव करने के लिए किसकी आवश्यकता है बच्चों, O2 की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, O2 की आवश्यकता है, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और प्लांट के लाइफ के सरवाइव रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, CO2 की आवश्यकता पड़ेगी। यानी एनिमल और प्लांट एक दूसरे पे निर्भर रहेंगे, एक दूसरे पे क्या करेंगे, निर्भर रहेंगे। ये निष्कर्ष कौन निकाला, प्रिस्टले ने निकाला। कौन, किसने निकाला बच्चों, प्रिस्टले ने निकाला। नोट करते जाइएगा बच्चों, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है। क्या है बच्चों, डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का। इससे पहले ये सारा आप नोट करेंगे, बारी बारी से इसको नोट करें। हमने यहां तक कर लिया बच्चों, अब बढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये एक तो डायग्राम है जो नेट पर का है बच्चों, एक डायग्राम हमने बनाया है आपके लिए कि सनलाइट क्या करेगा। सनलाइट कहां तक पहुंचेगा, प्लांट के पास पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, प्लांट के पास पहुंचेगा सनलाइट को हम पहुंचाते हैं कहां तक, प्लांट के पास।
देखिए सनलाइट आ रहा है प्लांट के पास। अब इस सनलाइट में क्या क्या है बच्चों, इसको समझते हैं। सनलाइट के अंदर सूर्य की प्रकाश तो है ही, सूर्य का प्रकाश है, साथ ही साथ पराबैंगनी किरणें हैं। क्या है? पराबैंगनी किरणें भी इसके अंदर होती हैं। और एक और किरण होती है जिसका नाम है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें भी इसके अंदर होती है। ये सारे कहाँ आ रहे हैं? प्लांट के ऊपर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? प्लांट के अंदर। अब ये लीफ है बच्चों, ये क्या है? लीफ है। इस लीफ के अंदर होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। और ये जो क्लोरोफिल है ना बच्चों, ये क्लोरोफिल ही सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है, यानी सनलाइट को आकर्षित करता है अपनी। सनलाइट को ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। सूर्य के प्रकाश को आकर्षित करेगा। सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करेगा या आकर्षित करेगा। ट्रैप करता है। क्लियर है? ये हो गया पत्ती का काम। पत्ती के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसका काम, यानी इस सूर्य से जो आ रही है किरणें उसको ट्रैप करेगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब इसके अंदर ये रूट हो गए और यहाँ पे ये क्या है? मिट्टी है, मृदा है। और मृदा के अंदर बच्चों है क्या? H2O है, यानी जल है, साथ ही साथ नाइट्रेट आयन है। क्या है? नाइट्रेट आयन। अब ये जो नाइट्रेट आयन है मृदा के अंदर बच्चों, ये जड़ इसको क्या करेगा? खींचेगा बाय ऑस्मोसिस, यानी परासरण की क्रिया के द्वारा ये जड़ क्या करेगा? इस नाइट्रेट आयन और पानी को क्या करेगा? खींचेगा। और खींचने के बाद ये किसको प्रोवाइड करा देगा? जाइलम को प्रोवाइड करवा देगा। किसको प्रोवाइड करवा देगा? जाइलम। यह है जाइलम टिश्यू। जाइलम, जाइलम को क्या मिल जाएगा? खनिज, जल, नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। और ये जाइलम क्या करेगा बच्चों? ये ऊपर की ओर ले जाएगा इसको, यानी पत्तियों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो देखिए आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया खनिज, नाइट्रेट आयन, साथ ही साथ पानी मिल गया, सूर्य के प्रकाश मिल गया। और देखिए जो यहां जितने भी जीव जंतु है बच्चों, जीव जंतु जितने भी हैं, ये मान लिया जाए एनिमल्स जो है, एनिमल्स साथ ही साथ प्लांट, एनिमल्स और साथ ही साथ प्लांट्स, ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? CO2 रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे बच्चों? CO2 रिलीज करेंगे। और हम जानते हैं कि जब रिस्पायरेशन की क्रिया प्लांट करे या पेड़ पौधे करेंगे, वो रिलीज करेंगे CO2। तो यहां से इनको मिल जाएगा CO2। क्या मिल जाएगा? CO2 मिल जाएगा। और जब इतना चीज मिल जाएगा ना, तो अब एक रिएक्शन हो जाएगा, CO2 प्लस H2O किसके प्रेजेंस में हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में। सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। और यही फोटोसिंथेसिस का अभिक्रिया है कि 6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण हो गया। और क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। ग्लूकोज का केमिकल सूत्र क्या हो गया? C6H12O6 हो गया। यानी सनलाइट से सूर्य से सनलाइट मिल गया, क्लोरोप्लास्ट इसको अट्रैक्ट कर लिया, ट्रैप कर लिया। जाइलम को कहां से मिल गया? रूट के सहारे ऑस्मोसिस प्रोसेस से नाइट्रेट आयन और वाटर मिल गए। और उसके बाद एनिमल और प्लांट से इसको CO2, यानी एटमॉस्फेयर से इसको CO2 मिल गया। और ये पूरा का पूरा खेल हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। और जब ग्लूकोज बन गया तो फ्लोएम, फ्लोएम कौन सा टिश्यू? फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू इसको क्या करेगा? अब प्लांट के हर ऑर्गन के पास
फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा, प्लांट के हर ऑर्गन के पास अब क्या करेगा, इसको पहुंचाने का काम करेगा। फ्लोएम, फ्लोएम अब इसको क्या करेगा, बने हुए खाना को, बने भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगा, पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगा। क्या क्लियर है? क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कहता है कि पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस दौरान होता क्या है कि सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा किससे बदल जाता है, यानी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा किस में बदल जाता है, जैव रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, बायोकेमिकल एनर्जी में बदल जाता है, बायोकेमिकल एनर्जी के में बदल जाता है। किसके दौरान बच्चों, फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो क्या यहां तक क्लियर है? एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि वह प्रक्रिया जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग पौधों द्वारा कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करने में किया जाता है, यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसके जनक इंगेजहाउस थे। उसके बाद हमने पढ़ा अकार्बनिक पदार्थ क्या है, कार्बनिक पदार्थ क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेफनहेल्स का एक्सपेरिमेंट और इन्होंने क्या बताया, उसके बाद प्रेस्ले का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। और उसके बाद हमने सीखा कि सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाश मिला उसको ट्रैप करने का काम कौन किया, क्लोरोप्लास्ट किया, यानी क्लोरोफिल किया। और मृदा के अंदर से जो नाइट्रेट आयन और वाटर थे उसको जाइलम ने पत्ती तक पहुंचा दिया और CO2 एटमॉस्फेयर से मिल गया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई। और होने के बाद पूरा का पूरा ग्लूकोज बनके तैयार हो गया, जिसको फ्लोएम ने क्या किया, अब प्लांट के हर एक हिस्से तक क्या कर दिया, पहुंचा दिया। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? तो इस फिगर को भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित क्रियाएं होती है। अच्छा, ये क्रियाएं क्या होती है पहले समझते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का हमने इक्वेशन पढ़ा, वो क्या पढ़ा, 6CO2 प्लस 6H2। और ये सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में किसका निर्माण करवाया बच्चों, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करवाया, साथ ही साथ ऑक्सीजन बना। क्या बना, ऑक्सीजन बना। अब जरा देखिए, ये जो थे ना बच्चों, ये थे सरल यौगिक। कैसे यौगिक थे, सरल यौगिक थे, सरल यौगिक। और ये जो बने ना बच्चों, ये बने जटिल यौगिक। कैसे भी यौगिक बने, जटिल यौगिक। यानी कहने का मतलब ये है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला प्रकाश संश्लेषण में सरल यौगिक किसमें बदलता है, जटिल यौगिक में बदलता है। तो पहला हम लिखेंगे यहां पे, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में सरल यौगिक जटिल यौगिक में बदलता है। किसे बदलता है, जटिल यौगिक में बदलता है, सरल यौगिक आपको समझ में आया कि जो CO2 थे बच्चों और जो H2O थे वो क्या किसे बदल गए, ग्लूकोज से बदल गए। तो सरल यौगिक किसे बदल गए, जटिल यौगिक में बदल गए। साथ ही साथ हमने क्या कहा कि अकार्बनिक पदार्थ किसे बदलते हैं, कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। देखिए अकार्बनिक पदार्थ, चला गया जी, हाँ, अकार्बनिक पदार्थ जो है किसे बदलते हैं, कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। दूसरा यहां पे लिखेंगे कि अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान अकार्बनिक पदार्थ और ये अकार्बनिक पदार्थ कौन थे, CO2 और H2O थे। अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं।
कार्बनिक पदार्थ यानी कि ग्लूकोज किस में बदल जाते हैं? ग्लूकोज में बदल जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। हमने पहला सीखा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है बच्चों कि कार्बनिक पदार्थ सरल यौगिक फिर से प्रकाश संश्लेषण में सरल यौगिक जटिल यौगिक में बदलते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा कि अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि जल और खनिज लवण परासरण प्रक्रिया से जड़ों से पहुंचते हैं। कहां से पहुंचते हैं? देखिए यहां पे जो आप देखिएगा तो ये जो जल है नाइट्रेट आयन है और जो खनिज है परासरण माध्यम से कहां पहुंचे? पत्तियों तक पहुंचे। और ये किसके द्वारा पहुंचे? जड़ों से पहुंचे हैं। कहां से पहुंचे हैं? जड़ों से पहुंचे हैं पत्तियों तक। तो लिखेंगे जल और खनिज लवण परासरण प्रक्रिया से जड़ों से पहुंचते हैं। लिखते हैं तीसरा जल और खनिज लवण जल और खनिज लवण परासरण प्रक्रिया से जड़ों से पहुंचते हैं। जड़ों से पत्तियों तक पहुंचते हैं। जड़ों से पत्तियों तक पहुंचते हैं। क्या क्लियर है बच्चों? जड़ों से कहां तक पहुंच गए? पत्तियों तक पहुंच गए। और पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल सूर्य की किरणों को क्या करता है? ट्रैप करता है। फलस्वरूप क्या हो जाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो चौथा लिखेंगे पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल सूर्य के किरणों को ट्रैप करता है। सूर्य के किरणों को आकर्षित करता है या ट्रैप करता है? आकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नोट करें, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। बढ़े आगे। 5वां नंबर हमने क्या देखा कि सूर्य के प्रकाश में क्या क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश में दृश्य प्रकाश होते हैं। कैसे प्रकाश होते हैं? दृश्य प्रकाश होते हैं। साथ ही साथ परावैंगनी किरणें होते हैं। क्या होते हैं? परावैंगनी किरणें होते हैं। और क्या होते हैं? अवरक्त किरणें होते हैं। प्लस अवरक्त किरणें होते हैं। अवरक्त किरणें होती है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो सिर्फ दृश्य प्रकाश ही नहीं आता है, वहां अल्ट्रावायलेट रेज आता है। यानी क्या आता है? दृश्य परावैंगनी किरणें आती हैं और साथ ही साथ अवरक्त किरणें भी आती हैं। और आगे बढ़ें, अगले पॉइंट में बढ़ें तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले जो CO2 हैं जंतु और पादपों से मिलता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, जो CO2 और H2O मिलकर जो ग्लूकोज बनता है, तो ये कहाँ से मिलते हैं? जंतुओं से और पादपों से दोनों मिलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्राप्त होने वाला CO2 या प्रकाश संश्लेषण
के लिए प्राप्त होने वाला CO2, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राप्त होने वाला CO2 CO2 पादप तथा जंतुओं से मिलता है। क्या क्लियर है? जो CO2 है कहाँ कहाँ से मिलेगा? पादप से भी मिल सकता है, क्योंकि श्वसन के दौरान CO2 रिलीज करते हैं पादप भी और जंतु भी रिलीज करते हैं। और इसके दौरान किसका मुख्य उत्पाद क्या बनता है बच्चों? इसके दौरान मुख्य उत्पाद बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो अगले लाइन में लिखेंगे 87 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बनता है। यानी जब अभिक्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस होती है, तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज और CO2 बनता है। और जल से ऑक्सीजन और CO2 से ग्लूकोज प्राप्त होता है। हमने बताया था, क्या बताया था कि ये जो CO2 है और H2O है, इससे क्या बना है? C6H12O6, और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। तो ये जो ग्लूकोज बना है वो किससे बना है? इससे बना है। ग्लूकोज किससे बना है? इससे बना है। और ये जो ऑक्सीजन बना है वो किससे बना है? इससे बना है। क्योंकि ग्लूकोज में ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कंबाइन, और बच गया क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? जल से प्राप्त हुआ है, जबकि ग्लूकोज हमको कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त हुआ है। तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ग्लूकोज हमें CO2 से प्राप्त हुआ है, जबकि ऑक्सीजन जल से प्राप्त हुआ है। लिख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 हमें CO2 से प्राप्त हुआ है, जबकि ऑक्सीजन हमें जल से प्राप्त हुआ है। साथ साथ आप नोट करेंगे बच्चों, और साथ ही साथ हम लोग अब पढ़ते भी जा रहे हैं। अगला क्या कहता है कि पत्तियों में लाइट रिएक्शन होता है। पत्तियों में कैसा रिएक्शन होता है बच्चों? लाइट रिएक्शन होता है, और साथ ही साथ डार्क रिएक्शन होता है, और ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है आपका फोटोसिंथेसिस। तो लिखिएगा कि पत्तियों में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन संपन्न होते हैं, और दोनों मिलकर प्रकाश संश्लेषण पूरा करता है। तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं लिखते हैं। 8 पॉइंट हमने यहाँ पे सीखा कि प्रकाश संश्लेषण में सरल यौगिक जटिल यौगिक में बदलता है, अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ में बदलता है, जल और खनिज लवण प्रसारण प्रक्रिया से जड़ों से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल सूर्य की किरणों को आकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला लाइन, सूर्य के प्रकाश में दृश्य प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? हाँ तो बच्चों कहाँ तक थे कि सूर्य के प्रकाश में दृश्य प्रकाश होती है, परावैंगनिक किरणें होती हैं और अवरक्त किरणें होती हैं। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होने वाला CO2 पादप और जंतुओं से मिलता है। उत्पाद के फलस्वरूप क्या बनते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज हमको CO2 से प्राप्त होता है, जबकि ऑक्सीजन हमें जल से प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्लोरोफिल, कुछ पॉइंट हैं जिसको आप समराइज करके लिख सकते हैं। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल कहाँ, इसके कारण पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है?
पत्ती का रंग हरा होता है। साथ ही साथ ये सूरज की किरणों को क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है, आकर्षित करने का काम करता है। लिप के बारे में लिखा हुआ है कि पौधों के लिए खाना बनाता है, इसे पौधों का क्या कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, अगला लिखा हुआ है जाइलम के बारे में कि जाइलम कैसे है, संवहनीय उत्तक है, यानी कि संवहन मतलब ढोने वाला उत्तक है, किसी चीज़ को ढोता है। और क्या ढोता है ये, आप जानते हैं कि ये नाइट्रेट आयन और जल को ढोने का काम करता है। नाइट्रेट आयन जल को मिट्टी से प्राप्त करके पत्तियों तक पहुंचाता है। उसके बाद फ्लोएम के बारे में लिखा है, यह भी कैसा उत्तक है, संवहनीय उत्तक है, बने हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद स्टोमाटा के बारे में कहा गया है कि पत्तियों में पाया जाने वाला छिद्र है, इसको रंध्र कहते हैं, और यह सूर्य की किरणों को और सूर्य के प्रकाश को और CO2 को क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है, और जलवाष्प को वायु में छोड़ता है या वायुमंडल में छोड़ता है। और इस प्रक्रिया को, यानी जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, हम बाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये पूरा हमने आपका प्रकाश संश्लेषण पूरा क्लियर कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और पॉइंट होंगे तो इसको करेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।